हेलो दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आपका आना पक्का से बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका है ऑरिजिन और डेस्टिनेशन। कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ऑरिजिन हो गया आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, और डेस्टिनेशन हम इस सब चैप्टर से ये समझेंगे कि जो ऑरिजिन है और डेस्टिनेशन है उसके बीच में अगर कुछ बॉर्डर होता है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। अगर वो दोनों सेम स्टेट में, सेम यूटी में, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी। ऑरिजिन होगा आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, डेस्टिनेशन होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो डेस्टिनेशन, क्योंकि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो डेस्टिनेशन निकालने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस हमें बताएंगे कि क्या प्लेस ऑफ कोई भी ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो इसमें आपके आईजीएसटी के सेक्शंस लगते हैं। यही एक ऐसा चैप्टर जिसमें आईजीएसटी के सेक्शंस लग रहे हैं, नहीं तो हर चैप्टर में आपके सीजीएसटी के सेक्शंस लगते हैं। तो इसमें आप समझेंगे कि सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये 4 सेक्शंस है आपके। 10 और 11 है गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, और 12 और 13 है सर्विसेज के लिए। उसमें से 10 डोमेस्टिक है, 11 इंटरनेशनल, 12 डोमेस्टिक है, 13 इंटरनेशनल। तो आपके सिलेबस में सिर्फ डोमेस्टिक वाले कवर्ड है, इंटरनेशनल वाले हम छोड़ देंगे। तो प्रोविजन समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई हमारी इंटर स्टेट सप्लाई की। तो इंटर स्टेट सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई should be in 2 different states or 2 different UTs or between 1 state and 1 UT। अगर आपका सप्लायर की लोकेशन और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट्स में है, या 2 डिफरेंट यूटीज में है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी में है, तो आपकी जो सप्लाई है वो है इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी। इंटर स्टेट सप्लाई में ये चीजें और इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स। अब इस डेफिनेशन में इंक्लूड्स का पार्ट भी है, इंक्लूड्स। तो सप्लायर अगर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो भी वो इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। सप्लाई टू और बाय सेज डेवलपर यूनिट, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी सेज डेवलपर को या सेज यूनिट को, तो उसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। तो डीम्ड एक्सपोर्ट है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। या सेज डेवलपर यूनिट किसी को सप्लाई कर रहा है, हम सप्लाई ले रहे हैं, तो वो भी एक इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। तो हमें इंपोर्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, डीम्ड इंपोर्ट। सप्लाई टू टूरिस्ट अंडर सेक्शन 15, अगर कोई, आप सेक्शन 15 में पढ़ोगे कि अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आया है और वो गुड्स लेके जाता है बाहर, तो उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मान रहे हैं, तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। फिर आपकी डेफिनेशन आती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूटी। अगर सेम स्टेट में या सेम यूटी में सप्लाई हो रही है इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसको बोलेंगे लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है, तो वो बन जाएगी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें अगर ये बात ध्यान में रखना कि अगर जैसे सेम स्टेट में हम किसी सेज डेवलपर या यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बनेगी, वो इंटर स्टेट। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन, ये चैप्टर बिल्कुल आपका मजेदार चैप्टर है। इसमें आपको याद करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ लॉजिकली आपको समझना है। डिटेल्ड रिवीजन कराऊंगा फटाफट से। पहला हम गुड्स को कवर करेंगे। गुड्स के लिए सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है जो इंटरनेशनल के लिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर सेक्शन 12 करेंगे सर्विसेज के लिए। तो सेक्शन 10(1)(a) सबसे पहले इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स मेरा यहां से चल के वहां जा रहा है, तो जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो हमारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो जैसे कि ए है राजस्थान का, मिस्टर ए राजस्थान का मोबाइल सेल कर रहा है और डिलीवरी भी कर रहा है टू बी ऑफ यूपी। तो गुड्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम ए, फ्रॉम राजस्थान टू बी इन यूपी। तो
तो आपका जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो गया, यूपी में आपका मूवमेंट टर्मिनेट हो गया फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी यूपी, और ये आपकी राजस्थान से यूपी इंटर स्टेट सप्लाई बन गई। सिंपल है, आगे समझते हैं। बिल टू शिप टू सेल। अब बिल टू शिप टू सेल हो गई कि मैं बिल किसी और को कर रहा हूं और शिप किसी और को कर रहा हूं, मतलब मैं बिलिंग किसी और को कर रहा हूं और डिलीवरी किसी और को दे रहा हूं। तो बिल टू शिप टू सेल के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, जिस थर्ड पर्सन के कहने से मैं डिलीवरी कर रहा हूं उस थर्ड पर्सन के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई होगी आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो इसमें एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए जो है वो राजस्थान का है, मिस्टर बी जो है वो दिल्ली का है, और मिस्टर सी है महाराष्ट्र का। अब मिस्टर ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो मिस्टर बी ने बोला कि गुड्स आप डायरेक्टली डिलीवर कर दो सी को, जो कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, पहला ट्रांजैक्शन हो गया आपका ए एंड बी के बीच में, इसमें आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ पे आपका बन गया बी, ये आपका है थर्ड पर्सन। तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि दिल्ली, तो यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन में बन गई सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। तो राजस्थान से दिल्ली का ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, आईजीएसटी लगेगा। दूसरा ट्रांजेक्शन है बी और सी के बीच में। ये जो ट्रांजेक्शन है बी और सी में, कि बी सेल कर रहा है गुड्स सी को, तो इसमें क्या हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स मूव करके आ गए आपके महाराष्ट्र पहुंच गए, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी महाराष्ट्र। जो ट्रांजेक्शन है बी एंड सी के बीच में, उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया महाराष्ट्र है। और ये भी आपकी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई, क्योंकि बी लोकेशन ऑफ सप्लाई आपकी दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा। तो ये हो गया सेक्शन 10(1)(b). अब आते हैं सेक्शन 10(1)(c). सेक्शन 10(1)(c) बोलता है कि इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट। जो आपकी गुड्स की लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे हम। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेल एंड लीजबैक। मिस्टर ए अपनी कार को बेचता है टू मिस्टर बी, जो कि पंजाब में, और मिस्टर बी उसको वापस लीज बैक कर देते हैं मिस्टर ए को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है कार बेचने का, इसमें आपके गुड्स के मूवमेंट कहीं हुई नहीं, क्योंकि मैंने कार बेची, बेचते ही मैंने लीज पे ले ली। मिस्टर ए ने कार बेची, कार बेचती उसने लीज पे ले ली, तो कार मिस्टर ए के पास थी, मिस्टर ए के पास ही है, गुड्स वहीं के वहीं है। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बन जाएगा दिल्ली फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए टू बी। और क्योंकि मिस्टर ए भी दिल्ली का ही है, तो दिल्ली ही लोकेशन ऑफ सप्लाई है, दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10(1)(ca). तो ये थोड़ा आपका नया सेक्शन आया है, सेक्शन 10(1)(ca). ये क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज सी। क्लॉज ए और क्लॉज सी जहां लग रहा है वहां ये नहीं लगेगा। इसने पहले ही बोल दिया कि मैं तब लगूंगा जब वो नहीं लग रहे। यानी क्लॉज ए अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। क्लॉज सी अगर आपका मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो जहां लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब क्लॉज सी ए क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, देन एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं और इनवॉइस में मैं उसका एड्रेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर एड्रेस नहीं रिकॉर्ड किया तो ये सेक्शन आगे बोलता है कि अगर इफ एड्रेस नॉट रिकॉर्डेड देन लोकेशन, तो फिर सप्लाई की लोकेशन ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। इसमें ये बताया गया कि रिकॉर्डिंग नेम ऑफ स्टेट विल बी डीम्ड एज रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस। अगर मैंने सिर्फ स्टेट का नाम लिख लिया तो वो उसको मानेगा कि मैंने पूरा एड्रेस रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन आया था, क्लैरिफिकेशन को ध्यान से समझना कि हो सकता है कि मैं रेसिपिएंट का जो मैं एड्रेस रिकॉर्ड करूं, बिलिंग एड्रेस अलग हो और एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलग हो। तो जैसे कि
किस केस में होता है, जैसे कि आप अमेजन से कुछ खरीदते हो, जैसे कि आप अपनी आर्टिकल शिप के लिए दिल्ली रहते हो और आपने अपनी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट ऑर्डर किया अमेजन से, तो उसमें बिलिंग एड्रेस तो आपका आएगा दिल्ली का, क्योंकि आप दिल्ली रहते हो, लेकिन आपकी मम्मी रहती है जयपुर, तो डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा जयपुर। तो इसमें हम बिलिंग एड्रेस को माने प्लेस ऑफ सप्लाई कि डिलीवरी एड्रेस को माने, दिल्ली को माने कि जयपुर को माने, ये कन्फ्यूजन था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो डिलीवरी एड्रेस है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। जहां पे भी दो ऑप्शन होंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है, पहला तो आपको ये याद रखना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है। हो सकता है आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, या ऐसे डायरेक्टली भी हो सकती है, जैसे आप डीमार्ट में गए, तो उसमें आपको ये करना है कि जो डिलीवरी एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, बिलिंग एड्रेस नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। फिर आ गया इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट। तो ये हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जिनका इंस्टॉलेशन जरूरी है, जैसे मैंने एसी खरीदा, एसी मैंने इंस्टॉल कराऊंगा घर पे, तो जहां मेरे एसी इंस्टॉल होंगे वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन असेंबली ऑफ गुड्स। फिर आता है सब क्लॉज ई। क्लॉज ई है गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग जर्नी ऑन बोर्ड। अगर कोई गुड्स सेल हो रहे हैं ड्यूरिंग जर्नी, अब जर्नी हो सकती है आपकी किसी भी कन्वेंस में, वेसल में, शिप में हो सकती है, एयरक्राफ्ट में हो सकती है, ट्रेन में हो सकती है, मोटर व्हीकल में हो सकती है, तो उन गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? अब इसमें ओरिजिन मानेंगे जहां से जर्नी स्टार्ट हुई, डेस्टिनेशन मानेंगे कि जहां जर्नी खत्म हुई, या बीच में कहीं आपने अगर ट्रांजेक्शन किया तो बीच वाला मानेंगे। तो ये सब कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें ये सेक्शन साफ साफ क्लियर करता है कंफ्यूजन कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। जहां से आपने गुड्स चढ़ाए, जहां से गुड्स आपने लोड किए ट्रेन में या वेसल में या एयरक्राफ्ट में, उस लोकेशन को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, मुंबई तक जाती है। इसमें रास्ते में स्टेशन है, कोटा है जो राजस्थान हो गया, नागदा है वो मध्य प्रदेश, और गुजरात में भी रुकती है, वडोदरा। तो अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया है ये वाला, मिस्टर ए है हु बोर्ड्स ट्रेन फ्रॉम कोटा जंक्शन, जिसने कोटा से वो ट्रेन में चढ़ा, एंड सेल्स चॉकलेट टू अदर पैसेंजर्स एट नागदा। अब वो चॉकलेट बेचता है अदर पैसेंजर्स एट नागदा में, एंड डीबोर्ड्स ट्रेन एट वडोदरा स्टेशन, और वो वडोदरा में उतर गया। मिस्टर ए कोटा में चढ़ा, आपका कोटा से चढ़ा, फिर उसने चॉकलेट बेची नागदा पे, फिर वो उतर गया वडोदरा पे। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा बनेगा कि नागदा बनेगा कि वडोदरा बनेगा? तो इसमें लॉ बोलता है कि लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स हमने लोड किए, जहां से हमने गुड्स चढ़ाए। तो मिस्टर ए कोटा से चढ़ा तो गुड्स लेके चढ़ा वो, तो कोटा ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कोटा यानी कि राजस्थान विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें यह बात ध्यान रखना कि गुड्स ड्यूरिंग जर्नी, चाहे रेलवे वाले बेच रहे हो, चाहे कोई पैसेंजर, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को बेच रहा हो, सेक्शन यही लगेगा टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स लोड किए चढ़ाए गए ऑन द कन्वेंस, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर्विसेज की बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।